नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। सेट परीक्षा के लिए आपके जो मैराथन वीडियो की क्लासेज हो रही हैं, ये चौथा वीडियो है मैराथन। इससे पहले 3 मैराथन वीडियो की कक्षाएं अपलोड हो चुकी हैं। यूनिट 4 जो संप्रेषण से संबंधित है आपकी सेट परीक्षा में, नेट में भी यूनिट 4 ही है, क्योंकि नेट और सेट का पाठ्यक्रम समान है। इस वीडियो में हम सवालों की व्याख्या करेंगे और ये सवालों की व्याख्या केवल आपको संप्रेषण के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने में तो मदद करेगी, साथ ही हम कुछ तरीके, कुछ टेक्निक्स इस प्रकार की भी सवालों की व्याख्या के दौरान करेंगे, जिससे बाकी सवालों को हल करने में भी आपको एक समझ मिले। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं सेट परीक्षा के बाद, तो 31 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं फ्री क्लासेज। शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक है अभिकथन और दूसरा क्या है, कारण। शिक्षक से सकारात्मक प्रतिपुष्टि, पॉजिटिव फीडबैक विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए अनिवार्य होता है। ये क्या है, अधिकथन। जब ये कारण लिखा हो ना, तो मैंने एक आपको बताया था अभिकथन और तर्क वाला, उसमें मैंने आपको इसलिए जोड़ना बताया था। यहां आपको यदि कारण आया है, अभिकथन और कारण, तो आप क्योंकि लिखें दोनों कथनों के बीच में। ये पढ़ लिया आपने। क्योंकि विद्यार्थियों की लगातार आलोचना उनके ज्ञान की इच्छा में सकारात्मक परिणाम को महसूस करने की सर्वोत्तम विधि है। मैंने आपको बताया था कि अभिकथन और कारण वाले, मैंने अभी बताया क्योंकि लगाना है, अभिकथन और तर्क होगा उसमें इसलिए लगाना है। लेकिन यहां समझने वाली बात है, सबसे पहले हमें देखना है कि ये क्या दोनों कथन सही हैं। ये कथन तो सही है, लेकिन विद्यार्थियों की लगातार आलोचना आप कर रहे हो तो ये गलत है। उनके ज्ञान की इच्छा में सकारात्मक परिणाम को महसूस करने की सर्वोत्तम विधि है, ये कारण जो है ये असत्य है। तो व्याख्या करने या नहीं करने का यहां सवाल ही नहीं है। इसमें से आपको देखना है कि ए सत्य है लेकिन ब असत्य है। ये क्योंकि तब लगेगा जब ये दोनों कथन सही हों। और क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है, तो जो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं वहां आप इस अभिकथन के बाद क्योंकि लगाएंगे। संचार की आवश्यकता, कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता है वो क्यों है। यहां हम जो कीवर्ड हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इस आदत को अपने अंदर विकसित कीजिए। कीवर्ड को अंडरलाइन, कीवर्ड को अंडरलाइन करने की आदत आप विकसित करें। यहां पूछा है संचार, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, उसकी आवश्यकता क्यों है। परंपराओं के संरक्षण में ये मुझे लगता है अब आते हैं संचार की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले देखना है कि आपके पास 5 विकल्प दिए हैं। आंसर में कितने विकल्प हैं, 3। इसका मतलब है 2 विकल्पों को हटाना है। सबसे पहले देखिए, परंपराओं का जो संरक्षण है, हमारे संविधान के कर्तव्य में भी उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट उल्लेख है कि प्राचीन जो हमारी विरासत है उसका संरक्षण, परिरक्षण किया जाए। तो ये काम बाकी अन्य जो तरीके हैं उनके माध्यम से होगा। परंपराओं का जो संरक्षण है उसमें संचार की कोई भूमिका नहीं है। इसका मतलब है 5 कटेगा। 5 इसमें है, 5 इसमें है। इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अनुभव साझा करने के लिए, अर्थात आप अपने अनुभव किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, क्या यह संचार की आवश्यकता है। सही बात है। संदेश की संप्रेषणीयता हेतु, अर्थात कोई मैसेज है उसको कम्युनिकेट करना है, संप्रेषित करना है, यह भी संचार की आवश्यकता है। प्रसन्नता हेतु, मतलब खुशी के लिए संचार करना आवश्यक नहीं है। खुशी के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, तो यह भी नहीं होगा। सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, अर्थात सोशल इंटरेक्शन करना है, आपको समाज में व्यवहार करना है, क्या उसके लिए संचार की
आवश्यकता है? हाँ जी, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ये इसका आंसर हो गया। अगला अभिकथन दिया है, यहां कारण दिया है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये दोनों सही हैं, और सही हैं तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? क्योंकि। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, यदि कारण लिखा है तो क्योंकि लगाएंगे। पढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भार युक्त भारी भरकम ट्रक को खींचता है, यह समाचार बन जाता है। सही बात है। असामान्य चीजें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। सही बात है साहब। अब ये दोनों जो कथन दिए गए हैं वो सही तो हैं, लेकिन जो ये अभिकथन दिया गया है, क्या ये इसका कारण है? अगर कोई व्यक्ति अपने बालों से भारयुक्त ट्रक को खींचता है, यह समाचार बन जाता है, क्योंकि असामान्य चीजें अपनी विचित्रता के कारण समाचार बन जाती हैं और लोक रुचि का सृजन करती हैं। इसका मतलब है ये व्याख्या कर रहा है। आंसर होगा ये। अगला, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए कौन उपयोगी है? कम्युनिकेशन की बात हो रही है। जो अवरोध आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको दूर करना है, हटाना है, क्या उपयोगी है? अब आप यहां देख रहे हो कि हर विकल्प में 3 ऑप्शन है। इसका मतलब है 3 ऑप्शन हटेंगे। सबसे पहले, शब्दाडंबर के स्तर को पहचान करना, अपरिचित शब्दों का उपयोग करना। अब गौर करें, यदि आप अपरिचित शब्द का उपयोग करेंगे तो संप्रेषण में अवरोध पैदा होगा, वो दूर नहीं होगा। इसका मतलब है अपरिचित शब्दों का उपयोग आपके संचार को, आपके कम्युनिकेशन को बाधित करेगा, दूर नहीं करेगा, बाधित करेगा। अब 2 जहां भी है उसको हटाइए। 2 यहां है, 2 यहां है। इसका मतलब है ये दोनों ही नहीं होंगे। अब आते हैं अपन विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करना। आप कक्षा में हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, अर्थात विद्यार्थियों से तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। विद्यार्थियों का शब्द ज्ञान, उनकी वोकेबलरी कितनी है, ये जानकर ही आप प्रभावी संप्रेषण कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान की अनदेखी करते हैं तो आपका संचार बाधित होगा, अवरोध दूर नहीं होगा। इसका मतलब है 3 जिस विकल्प में है वो भी नहीं होगा, इसमें भी। इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। आंसर है ये 1, 5 और 6। अब 5 को देखते हैं। वाणी में उतार चढ़ाव, आगे एक सवाल और आएगा। मैं कह रहा हूं ना, वाणी में उतार चढ़ाव अर्थात वॉइस मॉड्यूलेशन। जब आप अपनी बात को वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ रखते हैं तो वह और अधिक संप्रेषणीय, प्रभावशाली हो जाती है। सही बात है साहब। भाषण को प्रासंगिक बनाना, आप जो भाषण दे रहे हैं, जो संप्रेषण कर रहे हैं, वो रेलिवेंट होना चाहिए, ये भी सही है। शब्दाडंबर के स्तर के पहचान करना, अर्थात आप किस प्रकार की शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब खंडित वाक्य, जो वाक्य खंडित है, टूटे फूटे वाक्य आप रखते हो तो वो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे देखा जाए तो विषय वस्तु का शानदार प्रस्तुतिकरण, कल सुजानगढ़ में बंद की घटना हुई, अभी 8 बज रहे हैं। ये खंडित वाक्य हैं, इसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा। आंसर हो गया। अगले पे आते हैं। ये वाक्य मैंने इसलिए बोले कि आप ये समझ पाओ कि खंडित वाक्य किनको कहते हैं। अब यहां आ गया है अभिकथन और तर्क। इसका मतलब है यहां हमें लगाना होगा क्या, इसलिए। लेकिन इसलिए कब लगेगा? इसलिए तब लगेगा जब दोनों सही हों। हास प्रयास के साथ वाक कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है।
सही बात है साहब, हंसी मजाक के साथ यदि प्रस्तुतिकरण किया जाए, कक्षा में संप्रेषण किया जाए तो वो प्रभावशाली होगा, सम्मोहक होगा। सम्मोहक का मतलब है अच्छा लगना, आकर्षित होना। दूसरा, अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाता। अलंकारिक हस्तक्षेप का मतलब है बेहतरीन शब्दों का उपयोग करना, अलंकरण करना, सजाना। कहते ना अलंकार, इसका मतलब आपने सजा दिया है। यदि आप कक्षा संचार के दौरान अलंकारिक हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात अलंकारिक भाषा या शब्दों का उपयोग करते हैं, तो संचार उद्देश्यपरक बनेगा। इसका मतलब है नहीं बनाते, ये गलत है, ये तो तर्क ही गलत हो गया। इसका मतलब है ये जो हम यहां इसलिए लगाने वाले हैं, ये इसलिए लगेगा ही नहीं, ये गलत है। ए सही है परंतु ब गलत है। अगला, अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण, इनके बीच संप्रेषण हो रहा है। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं? क्या ढूंढना है? सकारात्मक प्रभाव में। विकल्प क्या है? हर में 3 विकल्प हैं, इसका मतलब है 2 विकल्प को हटाना है। सबसे पहले प्रतिभागिता को स्वीकार करना। सही बात है साहब, प्रतिभागिता का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। 4 किस किस में है? इनमें है, इसमें नहीं है, ये हट जाएगा। दूसरा है सीमित अंतःक्रिया, इसको देखते हैं हम। जो अंतःक्रिया है, आप इंटरेक्शन करते हैं विद्यार्थी और एक शिक्षक के बीच में, जो अंतःक्रिया होती है वो सीमित नहीं होनी चाहिए। जितनी आप इंटरेक्शन कर सकते हो वो करिए। इसका मतलब है ये सकारात्मक प्रभाव में योगदान नहीं देती है। ये कटेगा। 2 कहाँ है? वो भी कट जाएगा। ये 2 इसमें है, इसको काट लिया। मान्यता निर्मित तदीय भावना बढ़ाना, तदीय तत्व, ये भी सही है, 3 वाला भी। अब कौन सा बचा? 5वां, अनुनयात्मक अभिवृत्ति या फिर मान्यता निर्मित। अब इसको थोड़ा सा समझिए। मान्यताएं क्या हैं? कुछ चीजें हम मान लेते हैं बिना किसी तर्क के। यदि मान्यता निर्मित आप कोई बात प्रस्तुत कर रहे हो तो वो संप्रेषण की सकारात्मकता को कम करेगी। पूर्वाग्रह मान्यताएं ये तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक नहीं होती हैं, इसलिए ये भी कटेगा। आंसर क्या होगा? 3, 4 और 5। इसका मतलब है ये सही उत्तर होगा। एक बात समझने वाली है कि इस प्रकार के सवाल में आप ये देखिए कि कितने विकल्प चुनने हैं, कितने हटाने हैं, और जिस विकल्प कथन को आपको लगता है ये तो होगा ही, जिस प्रकार से मैं क्रॉस लगा रहा हूं ठीक ऐसे ही आपको क्रॉस लगाना है। और यहां परीक्षा में बड़े बड़े अक्षरों में बी ऐसे लिख देना है, जिससे कि ओमार भरते समय आपको गलती नहीं हो। अगला, निम्न में से संप्रेषण द्वारा संबंधित कौशलों की, मतलब कम्युनिकेशन संचार से संबंधित कौन कौन सी स्किल हैं, कौशल हैं, पहचान करना है। अब यहां पर या तो 2 हैं, 2 ही हैं सब विकल्पों में, 3 और 4, 1 और 4, इसका मतलब 2 हटेंगे। अब वाचन और श्रवण, बोलना और सुनना, क्या ये संप्रेषण के कौशल हैं? बोलना, सुनना। बोलना क्या है? सेंड करना, भेजना। सुनना क्या है? रिसीव करना। होगा साहब। सुनना और सहायता, ये सहायता कोई मतलब ही नहीं है। सहायता और संभाषण, सहायता का मतलब हेल्प, संप्रेषण में हेल्प का कोई तत्व नहीं है। संभाषण का मतलब स्पीच देना, ये तो है लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। संभाषण और लेखन, अर्थात आप कुछ ओरल बोलकर बता रहे हो, ये भी संप्रेषण है। दूसरा क्या है? लेखन, लिख के कुछ अभिव्यक्त कर रहे हो, ये भी संप्रेषण का कौशल है। इसका मतलब है सुनना, लिखना, ये सभी क्या है? यहां पर भी भाषण करना, बोलना, ये सभी क्या है? संप्रेषण के कौशल हैं। तो 1 और 4 किसमें है? 1 और 4, ये आंसर क्या हो गया? बी। इस प्रकार से यहां बड़ा सा बी टिक लगाइए और ये लगाइए। आप कहोगे सर ये इसमें टाइम खराब होता है। अरे भाई समझने वाली बात है कि
4 यहां दे रखे हैं, यहां दे रखे हैं, कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो यहां आप गलत टिक लगा सकते हो, ओएमआर शीट में गलत भर सकते हो, इसलिए यह बताया जा रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला यहां तर्क, अब यदि तर्क है तो इसका मतलब यहां क्या लगेगा, इसलिए। लेकिन पहले दोनों सही होने जरूरी हैं। बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। सही बात है साहब। सामाजिक गतिविधि का मतलब क्या है, समाज में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो कुछ भी आचार व्यवहार आदान प्रदान संचार होता है। सही बात है। संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है। संप्रेषण जो है वो हम करते हैं तो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें भूमिका निभाता है। लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या कर रहा है? बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। यहां बात हो रही है संप्रेषण की और सामाजिक गतिविधि की, इसलिए संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरे भैया, दैनिक जीवन ये व्यक्तिगत बात हो रही है और यहां संप्रेषण और समाज की बात हो रही है। इसका मतलब है यह जो तर्क है वो इससे लिंक नहीं हो रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। पुनः समझ लीजिए, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं। ये किसकी बात हो रही है? आपको केवल यही इस वाक्य तक ही सीमित रखना है, अपने विचारों को इस वाक्य से बाहर नहीं जाना है। नहीं नहीं सर, ये बात तो सही है ना। अरे भाई, बिना संप्रेषण के सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है, ये कथन सही है। लेकिन क्या सामाजिक गतिविधि से संबंधित है अगला कथन कि संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसमें सामाजिक गतिविधि का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यह व्याख्या नहीं कर रहा। यह आंसर होगा, बड़ा सा लगा दो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रभावी संप्रेषण के बाधक, हमने बाधाओं की बात की थी ऊपर, भौतिक शोर है साहब, शब्दार्थ संबंधी शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, गैर शाब्दिक शोर। अब एक बात गौर कीजिए आप कि यदि शोर है, गैर शाब्दिक है अर्थात शब्द नहीं है, यह भी सही है। मनोवैज्ञानिक शोर क्या होगा? मनोवैज्ञानिक शोर जैसा कुछ होता ही नहीं है। मनोविज्ञान तो मन के अंदर की बातें हैं, वो किस प्रकार से संप्रेषण में बाधक होगा? नहीं साहब। शब्दार्थ संबंधी शोर, अब शब्दार्थ संबंधी शोर जो है वो भी यहां विकल्प में तो देखेंगे आपकी 3 नहीं है, 3 यहां है, 3 यहां है। लेकिन क्या शब्दार्थ संबंधी शोर बाधक में आएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं आएगा। सही आंसर है 1 और 4। भौतिक शोर आएंगे और गैर शाब्दिक शोर आएंगे। जो गैर शाब्दिक का मतलब जो आवाज हो रही है जिसमें शब्द नहीं है लेकिन ध्वनि है, जैसे किसी ट्रक की आवाज, डीजे की आवाज। कक्षा में निम्नलिखित में से किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब, मैं कहता हूं कई बार विद्यार्थियों को कि आप हमारी इस कक्षा पर फीडबैक दे दें, प्रतिपुष्टि दें, इसमें विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? प्रतिभागी का वातावरण, शब्दार्थ शोर, विस्तारित संप्रेषण, प्रौद्योगिकी का उपयोग। अब इसमें देखो विलोपन तकनीक अपनाओ। क्या है? विलोपन तकनीक। एक एक ऑप्शन को अपने को हटाना है। सबसे पहले तो प्रौद्योगिकी का उपयोग, कोई मतलब नहीं है। दूसरा है शब्दार्थ शोर, नहीं होगा। अब है प्रतिभागी का वातावरण या फिर विस्तारित संप्रेषण। प्रतिभागी का वातावरण भी नहीं है। यदि संप्रेषण जो किया गया है वो बहुत बड़ा हो गया है, विस्तारित हो गया है, तो फीडबैक देने में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। लंबा चौड़ा आपने संप्रेषण किया है तो दिक्कत होनी स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियों का नृत्य जो दूसरी मधुमक्खियों को यह बताता है कि मधुरस कहां मिलेगा, किसका उदाहरण है? अब बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, अंतः व्यक्तिक संचार, इंट्रा है ये, INTRA, ये किसके माध्यम से होता है? खुद के अंदर, खुद की ही खुद से बात, ये होता है अंतः व्यक्तिक संचार। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। जनसंचार, ये अंतर व्यक्तिक संचार, इंटर, INTER, मैंने कहा था ना
बहुत सारे महाविद्यालयों के बीच में कोई प्रतियोगिता हो रही है, उनके बीच में कोई संवाद हो रहा है, तो यहाँ सही होगा अंतरवैयक्तिक संचार, जहां मधुमक्खियां नृत्य के माध्यम से बाकी मधुमक्खियों को बताती हैं कि मधुरम मधुरस कहाँ है। और इसके आगे भी ये लगा लो साहब, ये आदत विकसित कीजिए साहब। मास मीडिया का कार्य है, मास कम्युनिकेशन का कार्य कौन सा है? क्या संस्कृति का प्रसार करना है, राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना है, न्यायपालिकों को अपना अब देखिए शेयर बाजार को स्थिर करना। अब शेयर मार्केट में कोई घटना दुर्घटना हुई, अब जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो है वह अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनके शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये मास मीडिया का कार्य नहीं है कि शेयर बाजार स्थिर रहे, स्टेबल रहे। शेयर बाजार ऊपर या नीचे जाएगा, उसके कुछ कारण होते हैं, मास मीडिया उसकी रिपोर्टिंग करता है कि क्या कारण है, लेकिन शेयर बाजार को स्थिर करना मास मीडिया का कार्य नहीं है। न्यायपालिका को अपना निर्णय लेने में सहायता करना, मतलब मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन न्यायपालिका को ये बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप हो गया नहीं। राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना कि क्या नीति बननी चाहिए, ये काम नहीं है साहब मास मीडिया का। मास मीडिया के माध्यम से, जनसंचार के माध्यम से हम संस्कृति का प्रसार करते हैं, सकते हैं, संस्कृति का जो है संवर्धन, संरक्षण कर सकते हैं, ये कार्य है। और यहां बड़े अक्षरों में लिख दो द। अब जब ये द देखोगे, यहां द देखोगे तो सीधा ओमाशीट पर द ही भरोगे। ये सेट परीक्षा के लिए जो है 60 टेस्ट पेपर यश गुरु पर, यश गुरु एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुके हैं। कुछ टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में हैं, कुछ टेस्ट ऑनलाइन मॉक के रूप में हैं। 60 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और नेट के सवालों को हमने इसमें शामिल किया है। किसी कक्षा के विद्यार्थी को एक प्रभावी श्रोता होना चाहिए, सुनने वाला, उसे ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए? एक विद्यार्थी एक प्रभावशाली लिसनर हो, लर्नर जो है उसे अच्छा लिसनर होना जरूरी है, तभी आप बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। कहा गया है ना कि हमारा मुंह तो एक है लेकिन कान दो है। इसका मतलब है कि हम बोलें कम, सुने ज़्यादा। यदि आप सीखने वाले हैं तो हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बोलना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी हम आपकी बात को सुनते हैं, कमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ बात हो रही है प्रभावी श्रोता। इसके लिए क्या चाहिए? अध्यापक की शक्ल का ध्यान रखना चाहिए? नहीं साहब। अब अध्यापक की जो शक्ल है, शक्ल का मतलब है उसकी जो बाहरी आवरण है, जो उसकी वृद्धि हुई है, ये या तो उसके डीएनए से आई है। सामान्यतः तो यही है ना कि उसके डीएनए, उसके दादा दादी, माँ पिता, नाना नानी या उनके पूर्वज किस प्रकार के थे, इसके आधार पर उसके चेहरे की बनावट आएगी। लेकिन अध्यापक की शक्ल, सूरत, अध्यापक का हैंडसम होना, मैडम का ब्यूटीफुल होना, ये प्रभावी श्रोता को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि अमुक जो शिक्षक है वो हैंडसम है तो चलो उनसे पढ़ लें। आपको उनसे पढ़ना चाहिए जो विषय वस्तु को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करे। साथियों का, भाई आपके साथी क्या भूमिका निभाते हैं आपके प्रभावशाली श्रोता होने में? कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। इसका मतलब है हमें ढूंढना क्या है? दो ही बचे हैं, 3 और 4। ये दोनों सही हो गए क्योंकि कम से कम 2 तो चुनना ही था। सही आंसर ए हो गया। ये लो साहब ए। अगला, चूंकि अन्य लोगों के साथ सर्वाधिक अन्योन्य क्रिया अति सतही स्तर पर होती है, अच्छी करना काफी कठिन हो जाता है। बहुत संक्षिप्त सवाल है, लेकिन जब तक आप इसकी शब्दावली को नहीं समझोगे ये सवाल आपसे गलत हो सकता है। अब यहां बात हो रही है अन्योन्य क्रिया। आप इंटरेक्शन करते हैं और बहुत सरफेस लेवल पे करते हैं, सतही स्तर पर करते हैं। अच्छे और अच्छी करना क्या कठिन हो जाता है? देखो, घोषणाएं कभी भी कर सकते हो आप, यहां कठिन हो जाता है। क्या कठिन होता है? घोषणाएं करना कठिन नहीं है, कार्य करना,
पूर्वानुमान या मार्ग सुधार। एक पूछा है कि क्या करना काफी कठिन हो जाता है कार्य करना, क्योंकि अन्य क्रिया आप सतही स्तर पर कर रहे हैं, तो ये जो अच्छे और अच्छी स्तर से कार्य करना जो है पूर्वानुमान है। आप अपने मन के घोड़े कुछ भी दौड़ा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, घोषणा है आराम से घोषणा कर सकते हैं, लेकिन कार्य करना ये बहुत ही कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रिकुटी तनाव, मतलब मुस्कुरा रहे हैं या फिर ये भ्रिकुटी तनाव हो गया है ना, का उपयोग जब अवाचिक संकेतन के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत कार्य संपन्न होता है। देखिए, शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन, एक एक शब्द को समझिएगा तभी इस प्रकार के सवाल आप परीक्षा में कर पाएंगे। जो शाब्दिक संकेत हैं, शब्दों के माध्यम से आप जो बताते हैं उस कार्य का रेगुलेशन कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। शाब्दिक संकेत कार्य का विरोधाभास, अर्थात जो आप शाब्दिक संकेत से कर रहे हैं उसका विरोधाभास कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। प्रकार्य परिपूरक जो कार्य आप कर रहे हो वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा। प्रकार्य प्रतिस्थापन, अर्थात जो काम आप बोलकर कर रहे थे अब उस काम को आप मुस्कान से कर रहे हो या भ्रिकुटी, ऐसा होता ना। तो 12-40 तन देख कहने का मतलब है जो कार्य आप शब्दों से कर रहे हो उसको रिप्लेस कर दिया है, प्रतिस्थापन कर दिया है मुस्कान से, भ्रिकुटी तनाव से। ठीक है। अगला, अच्छे संप्रेषणकर्ता को किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कम से कम 3 चुनना है, 3 को हटाना है। उसे कहानी कहने की विधा को वरीयता देनी चाहिए। या बात किसकी चल रही है कि संप्रेषणकर्ता कौन से सिद्धांत को अपनाएगा। उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अब देखिए, उसे अधिनायकवादी होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए। साहब 3 कहाँ है, हटा दो। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों गए। उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए। नहीं साहब, गलत बात है। श्रव्य और दृश्य सामग्री या श्रव्य दृश्य सामग्री, इनका उपयोग तो करना चाहिए। 2 को भी हटा दो, 2 यहाँ है, ये आंसर क्या हो गया, ये। अब इनको देखते हैं। उसे संगठित रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, सही बात है साहब, संगठित रहना चाहिए। उसे माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। आप संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन जिस माध्यम से कर रहे हो उससे सामंजस्य तो होना ही चाहिए। उसे कहानी कहने की विधा, जो कहानी कहने की टेक्निक है, उसे वरीयता देनी चाहिए। सही है, उत्तर क्या हो जाएगा, किन तत्वों को कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। कहां अपनाना चाहिए, कक्षा में। अब 3 तो चुनने ही हैं, 2 हटाने हैं। अब आप देखिए सरसरी नजर से, अड़ंगेबाजी मतलब फालतू टांग अड़ा रहे हो, थे अड़ा रहे हो, या वो जो है शिक्षक अड़ा रहा है बच्चे को, जैसे शिक्षक भी तो कर सकता है अड़ंगेबाजी। ये नहीं होगा। 3 कहाँ है, उसको हटाओ। 3 यहाँ है साहब, चला गया। सुसंगति होनी चाहिए, अर्थात जिस विषय वस्तु को वो प्रस्तुत कर रहा है उस विषय वस्तु का सुसंगत रेलिवेंट होना चाहिए। इसका मतलब 5 इसमें नहीं है, ये भी जाएगा। अब बात आई 4 नंबर, काल्पनिकता, मूर्तता, शिष्टाचार। हमें 1 हट गया, 1 और हटाना है। अब इसमें देखो आप 5-5 है, इसका मतलब 5 तो है, 2 भी दोनों में है, इसका मतलब 2 भी है। अब बात है 1 या 4 में से 1 को चुनना है। अच्छा संप्रेषण करना है, किसी सूचना को भेजना है, तो जितनी मूर्त होगी वो बात उतना ही अच्छा संप्रेषण होगा। और संप्रेषण के दौरान यदि आप काल्पनिक बातें संप्रेषण में लिख रहे हो, सूचना में लिख रहे हो, तो वो दिक्कत करेगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, शिष्टाचार, मतलब तरीके से, सलीके से वो संप्रेषण करे।
1, 2 और आंसर क्या है 5। 1, 2, 5 किसमें है, इसमें यह आंसर हो जाएगा। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेषण करते समय निम्न में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अब देखिए आप, दृढ़ मतलब बहुत रिजिड है, यहां दृढ़ का मतलब रिजिडनेस से है। अनुरूपात्मकता ये तो सही है लेकिन ये गलत है। तकनीकी टेक्नो होना चाहिए, ये सही है लेकिन ये गलत है। निजी और अनुसरणवादी, अब निजी का कोई महत्व नहीं है, अनुसरणवादी तो ठीक है। तद अनुभूति एम्पैथी अर्थात जो जैसा है उसको उस रूप में महसूस करना समझना, एम्पैथी कहते हैं। और प्रयोजनवादी अर्थात जिस प्रयोजन को लेकर संप्रेषण किया जा रहा है उसको केंद्र में रखना, यही जो है वो आंसर होगा। परीक्षा में भी यहां भी लंबा सा टिक लगाएं और यहां पर इस प्रकार से ए रखें। मैं कुछ विद्यार्थियों को देखता हूं पेपर को वो मतलब टिक भी लगाते हैं तो इतना सा लगाते हैं, ये तो लिखते ही नहीं अधिकांश विद्यार्थी। वो इस प्रकार से अंडरलाइन करना, क्रॉस लगाना, मुझे लगता है कि उनको लगता है शायद हमने पेपर के साथ इस प्रकार से कुछ किया तो पेपर की वर्जिनिटी, पेपर का जो कौमार्य है वो भंग हो जाएगा। अरे भैया पेपर आपके लिए मिला है, जो क्रॉस लगाना है, अंडरलाइन लगाना है, सही का टिक लगाना है, इस प्रकार से लगाना है, ये लगाइए, क्योंकि इसी प्रकार से आप ज्यादा एकाग्र हो पाएंगे। क्योंकि पेपर में क्वेश्चनों को पढ़ने के दौरान आपकी पता नहीं कब एकाग्रता कम हो जाती है, और कम एकाग्रता से यदि आप किसी सवाल को हल करते हैं तो उस सवाल के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए चाहे टिक लगाना हो, क्रॉस लगाना हो, ये करना हो, ये आपको करने चाहिए। ये है वॉइस मॉड्यूलेशन, वाणी का उतार चढ़ाव। इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है, शिक्षण अभिवृत्ति की, टीचिंग एप्टीट्यूड की। इसकी नोट्स और क्वेश्चनों की व्याख्या की जो क्लास है वो उपलब्ध है आपको इसी YouTube चैनल पर। जो लगभग 70 सवालों की व्याख्या है और 150 मिनट का वीडियो है। बहुत मेहनत की है। आपको हमारी मेहनत कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण में पाराभाषिक कहलाते हैं, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन करिए। अब यहां कितने चयन करने हैं, आपको चयन करने हैं 3, इसका मतलब है 2 हटेंगे। यहां पाराभाषिक, पारा लैंग्वेज, वाणी का उपयोग कहां कहां है, वाणी, ये वाणी है साहब, सही है। विरामों का उपयोग, ध्वनि का उतार चढ़ाव, ये भी सही है। 1 और 5 कहां है, 1 और 5 दोनों में है, ये तो कट हो गए। अब बचे 3 या 4 में से विरामों का उपयोग या बाह्य शोर पारिभाषिक कहलाते हैं। उसमें ये होगा कहां आपको विराम लेना है, कहां नहीं लेना, इस पर गौर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन, कौन सा कक्षा क्रियान्वयन में कुसंप्रेषण अर्थात बुरा संप्रेषण इसका उदाहरण है। विषय के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, देखो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहां एक बताने जा रहा हूं। विषयों के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, जब किसी सवाल में 2 विकल्प एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, इसका मतलब है 99.99% संभावना यह है कि उत्तर इसमें से और इसमें से एक होगा। इसको मैं लिख देता हूं, जब सवाल के 4 विकल्प में से 2 विकल्प एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो उत्तर
इन दो में से ही एक होगा। 99.99% जगह पर यह रूल काम करेगा। समझिए, विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी, अर्थात जो प्रासंगिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, वैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये कुसंप्रेषण अर्थात बुरे संप्रेषण का उदाहरण है क्या? या विषय के प्रति प्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी। अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, ये दोनों जो बात है एक दूसरे की विरोधी हैं। इसका मतलब है उत्तर इन दोनों में से ही एक होगा। और जब विषय के प्रति अप्रासंगिक प्रश्नों की झड़ी लगेगी, तब वह कुसंप्रेषण दिखाई देगा। उत्तर यही होगा। इसको याद रखिएगा। और इस प्रकार के सवाल, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर हालांकि ये तो सेट परीक्षा है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप वैसे नेगेटिव मार्किंग वाली परीक्षा दे रहे हैं और आपको दो विरोधाभासी यदि विकल्प मिल गए हैं, प्लीज उस सवाल को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वहां पर आपके उस सवाल के सही होने के चांस 50-50% हैं। इसका मतलब है या तो उत्तर ये है या उत्तर ये है। और ये बात 99.99% जगह सही लागू होगी। ये अगला देखिए, अब हम सवालों को तो हल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक भी सीख रहे हैं जो टेक्निक आपको हर परीक्षा में काम आएंगी। प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से छात्र क्या आत्मसात करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, क्या सीखते हैं। विकल्प में आप देख रहे हो, हर विकल्प में 4 हैं। इसका मतलब है 2 को हटाना है। अब प्रभावी कक्षा संप्रेषण है तो छात्र क्या आत्मसात करते हैं, इसको बहुत सरसरी नजर से देखिए। क्या निष्क्रियता को आत्मसात करेंगे प्रभावी कक्षा संप्रेषण में? नहीं साहब, 5 कहाँ हैं, उनको हटाओ। 5 ये गया, ये गया, ये गया, उत्तर हो गया ये। कितना सरल काम था। बाकी को भी चेक कर लीजिए। क्या प्रभावी कक्षागत संप्रेषण हुआ है तो ज्ञान, नॉलेज को विद्यार्थी आत्मसात करेगा। सही बात है गुरुजी। विषय वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है वो आत्मसात करसी। हाँ करशा साहब। अभिव्यक्ति, जब प्रभावी कक्षागत संप्रेषण होता है तो अभिव्यक्ति अर्थात पुनः अभिव्यक्त करना, क्या वो होगा? सही होगा। अब मैं अपनी विषय वस्तु को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाता हूं, इसमें मेरे गुरुजनों का योगदान है। दृष्टि कोचिंग के जो विकास सर हैं, विकास दिव्यकर्ती, उनसे मैंने अध्ययन किया है। रजनीश राज सर हैं, ठीक है, रजनीश सिहंता कोचिंग थी पहले, आजकल वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। धे कोचिंग के विनय सर, खान सर, साइंस टेक्नोलॉजी हमने उपेंद्र अनमोल सर से पढ़ी। तो कहने का भाव ये है कि आप जिस गुरुजन से जो ज्ञान अर्जित करते हो, उसी अनुरूप आपका प्रस्तुतिकरण हो जाता है, तो अभिव्यक्ति अर्थात खुद को अभिव्यक्त करना उससे प्रभावित होता है। और यदि प्रभावी कक्षागत संप्रेषण हुआ है, मैंने किसी बात को बहुत अच्छे तक आप तक पहुंचा दी है अच्छे से, तो होगा ये कि आपसे यदि कुछ पूछा जाएगा तो आप उसको अभिव्यक्त कर पाओगे, उसको बता पाओगे। भाषा प्रवीणता, प्रभावी कक्षागत संप्रेषण होने के बाद, मैंने जैसे कहा ना, विकास सर हो, रजनीश राज सर हो, धे के विनय सर हो, खान सर हो, उपेंद्र अनमोल सर हो, पतंजलि के धर्मेंद्र सर हो, या मेरे कॉलेज में पढ़ाने वाले चूरू के लोया कॉलेज में कोठारी सर हों, हमारे यहाँ बकौलिया जी सर हों, सुजानगढ़ में बाकौलिया जी सर हों, या अन्य सर हों, उन सब से जो आपने भाषा सीखी है वो आपके प्रस्तुतिकरण में आएगी ही। इसका मतलब है भाषा प्रवीणता भी आप प्रभावी कक्षागत संप्रेषण से आत्मसात करते हैं। प्रतिरोध के स्वरूप कई बार होता है हल्का फुल्का जो प्रतिरोध है वो नहीं सीखते हो साहब आप, गलत बात। कहने का मतलब है 1, 2, 3 और 4 हम प्रतिरोध करना, रजिस्ट करना, ये प्रभावी कक्षा संप्रेषण से नहीं सीखते हैं। आंसर ये हो जाएगा। और मैं सौभाग्यशाली सा जो इन
गुरुजनों से मुझे दिल्ली में आईएएस की तैयारी के दौरान इनसे ऑफलाइन कक्षा में पढ़ने का अवसर मिला। आज तो ये बहुत बड़े शिक्षक हो गए हैं और ये मेरे लिए भी गौरव की बात है कि मैंने इन गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की। हालांकि आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। उसमें से जो आपके लिए उपयोगी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो चौथी मैराथन क्लास है, इससे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके लिए कितना डेडिकेशन से कार्य किया जा रहा है। मतलब नोट्स को बनाना, फिर उनको लिखना, इस प्रकार से क्वेश्चनों को एक साथ एडजस्ट करना, उसका एक्सप्लेनेशन करना, 1-1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की कक्षाएं बनाना। और हम भी आपसे हल्की सी अपेक्षा रखते हैं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आपका एक कमेंट हमें और बेहतर करने के लिए अभिप्रेरित करता है। और 30 मार्च से जब हम स्कूल व्याख्याता की कक्षाएं शुरू करेंगे, तब आप और बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि कितने सरल तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कक्षा संप्रेषण में आदर्श प्रस्तुति, आइडियल कहते हैं ना, प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना, वो क्या है? अब देखिए आप, इसमें आंसर वैसे लिखा हुआ भी है, ग्राफिक्स, अर्थात आप कोई चित्र के माध्यम से, किसी रेखाओं के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, वो सबसे आदर्श प्रस्तुति मानी जाती है। शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिए गए आरंभिक संदेशों का बाद में अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। भाई ये तो बात ही गलत हो गई। मैंने कहा था आपको एक बार और कि किसी भी कथन में यदि नहीं है, नकारात्मक कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसको वहां सावधानी के साथ पढ़िए। अब क्या होता है कि आप इस क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा, ये एक है क्वेश्चन का पार्ट, अभी तो ये और है, पढ़ते पढ़ते यहां आते आते थोड़ा सा थक जाते हो। हाँ ठीक है, यही बात लिखी, बस यही चूक हो जाती है आपको, तो नहीं ये तो सही है, सही बात है, अरे नहीं लिखा हुआ है। अब ये गलत हो गया, इसका मतलब है कि आंसर ये होगा। बाकी व्याख्या सब पीछे छूट गई। व्याख्या करता है या नहीं करता, ये तो तब लागू होगा जब दोनों ये वाक्य सही होते। दोनों वाक्य सही नहीं, ये वाक्य ही गलत है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में कुशल ढंग से संप्रेषण करना एक स्वाभाविक क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए संप्रेषण प्रक्रिया का ज्ञान आवश्यक है। अब समझिए, संप्रेषण करना, जो कम्युनिकेशन करना है, वो स्वाभाविक क्षमता नहीं है साहब, इसको सीखना पड़ता है। हम जब महाविद्यालय में थे, लगभग 70 वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मैंने पार्टिसिपेट किया। स्कूल में भी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया। आपको कहीं ये लगता होगा कि सर अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं, अपनी बात का प्रस्तुतिकरण सही ढंग से करते हैं, तो इसके लिए हमने पर्याप्त मेहनत की है साहब। यहाँ सुजानगढ़ के गांधी चौक में लाइब्रेरी थी, आजकल तो वो बंद रहती है, नगर परिषद द्वारा संचालित थी। उसमें मैं जाता था, कोई भी अच्छा शब्द या वाक्य मिल जाता था, वो मैं लिख लेता था। और उसके पश्चात ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे गुरु अच्छे मिले, ज्ञान देने वाले अच्छे मिले, और उनसे मैंने सीखने की भरसक कोशिश की। तब जाकर संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखना, प्रभावशाली तरीके से रखना, ये सीखा है। तो ये स्वाभाविक क्षमता नहीं है। और यदि ये संप्रेषण करना स्वाभाविक क्षमता होती तो सभी बेहतर तरीके से संप्रेषण कर पाते, बेहतर तरीके से संभाषण कर पाते, स्पीच दे पाते, भाषण दे पाते। जबकि ऐसा तो नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा भाषण देते हैं, हो सकता है बाकी राजनेता उतना अच्छा भाषण नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना, संचार करना, ये एक कौशल है। और ये कौशल है ना, तो इसका मतलब है इस कौशल को सीखा जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कौशल जन्मजात भी होते हैं, लेकिन उस जन्मजात कौशल को भी अनुकूल वातावरण और परिस्थितियां मिलने पर ही वो बेहतर बनता है, अन्यथा जन्मजात कौशल भी दब जाता है। इसलिए संप्रेषण एक स्वाभाविक क्षमता नहीं है साहब, ये कथन ही गलत हो गया। जब ये कथन गलत हो गया तो आंसर ये हो गया। मानव संप्रेषण प्रक्रिया के विवरण के लिए कौन सा कथन समुच्चय सही है?
अब यह बात किसकी हो रही है? संप्रेषण प्रक्रिया की। और कथन समुच्चय मतलब स्टेटमेंट्स, ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप है कथनों का। अब यहां आप देखिए कि हर में 4 विकल्प हैं। इसका मतलब है आपको 2 हटाने हैं। कक्षागत संप्रेषण के माध्यम से सीखे हुए मूल्य छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गलत है साहब। विद्यालय में आप जो सीख रहे हो, महाविद्यालय में जो सीख रहे हो, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो सीख रहे हो, वे मूल्य जीवन पर्यंत आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका मतलब है ये कथन गलत है। 6 जहां जहां है वो हट जाएगा। सीधा आंसर आ गया 1, 2, 3 और 4। कहने को कितना भारी भरकम सवाल है, लेकिन कितना आसानी से। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। नहीं गुरुजी चेक तो कर लो ना, सही तो टिक करते हैं साहब। अशाब्दिक संप्रेषण विचारों को उद्दीप्त कर सकते हैं, अर्थात वह संप्रेषण जो शब्द नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो संकेतों के माध्यम से होता है, तो ये विचारों को उद्दीप्त, एक्सेलरेट कर सकते हैं। इसको उदाहरण से समझिए। किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। समझ रहे हो? अगला वाक्य क्या है? बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो संप्रेषण, उससे नजरें चार हुई, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप के विचार जो हैं वो हिलोरे लेने लग गए। ऐसा हो सकता है। संप्रेषण एक अर्जित क्षमता है। इससे ठीक पिछले वाले सवाल में हमने कहा कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार करना, अपनी बात को प्रभावशाली और सरल तरीके से रखना एक कौशल है, और कौशल को सीखा जा सकता है। मैंने सीखा है, आप भी सीख सकते हैं। अब हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। तो तीनों बहनें संप्रेषण करने में बहुत कम हैं, और मैं और मेरे बड़े भाई साहब भाषण देने में ठीक हैं। अब डीएनए से आया था, तो वो बहनों में क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, प्रयास ही नहीं किया स्टेज पे जाने का। उनको मौका मिला था, लेकिन उनका मन ही नहीं करता था। इसका मतलब है संप्रेषण करना, कम्युनिकेशन करना अर्जित क्षमता है। हालांकि मेरे से ठीक बड़ी जो बहन है, जो पंचायत समिति मेंबर भी है चाड़वास में, वो जरूर भाषण जो है वो देने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको अवसर मिलते हैं और उसको मजबूरी हो जाती है कि अल्लाह अब तो कि बोलनी ही पड़सी। तो उसमें धीरे धीरे संप्रेषण की क्षमता अब अर्जित हो रही है। संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान नहीं है। मतलब बात हो रही है, सही है, क्या संप्रेषण एक सार्वभौम समाधान है? साहब, हर चीज का समाधान आप संप्रेषण से बोल के नहीं कह सकते। कहते हैं ना, जिन बातों को अंजाम तक पहुंचाना हो मुश्किल, उन बातों को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। कभी कभी नहीं बोलना भी बोलना होता है। इसका मतलब है कि संप्रेषण हर समस्या का समाधान नहीं है। कभी कभी बिना संप्रेषण से भी समस्याएं निकल सकती हैं। तो संप्रेषण सार्वभौम समस्या का समाधान नहीं है, ये भी कथन सही है। संप्रेषण खंडित नहीं हो सकता। यदि आपने संप्रेषण को खंडित कर दिया तो संप्रेषण रहा ही नहीं। सही है। अधिक संप्रेषण का अर्थ है छात्रों द्वारा अधिक प्रभावी अधिगम। आपको 6 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की कक्षाएं दे दी जाएं, इसका ये अर्थ थोड़ी है कि आप ज़्यादा सीखोगे। आप अधिक प्रभावी अधिगम तब कर सकते हैं। 3 ही बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। अपने पढ़ाते समय उनको गौर करने की कोशिश करता हूँ। पहला है विषय वस्तु का सरल प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का सटीक प्रस्तुतिकरण, और विषय वस्तु का प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुतिकरण, जिसमें हल्की फुल्की हंसी मजाक शामिल हो।
तो लेकिन अधिक संप्रेषण आप कर रहे हो, किसी को अधिक संप्रेषित कर रहे हो, सूचना दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अधिक प्रभावी अधिगम होगा। ये कथन गलत है। हो गया ना सही? 1, 2, 3 और 4 ही सही है। अगला, अधिकारी से अधीनस्थ सूचना के प्रवाह को कहते हैं। अर्थात सूचना कहां जा रही है? अधिकारी से अधीनस्थ जा रही है। नोट्स में आपने देखा होगा, एक जगह मैंने ऐसा निशान बनाया था। अर्थात कौन सा होगा ये? अधिकारी से अधीनस्थ जा रही है, ये ऊपर से अधिकारी, ये नीचे। अधोगामी संचार। और ऊपर की ओर कौन सी होती? जो अधीनस्थ से अधिकारी की ओर जाती। प्रभावी संप्रेषण में पहले यह माना जाता है। क्या माना जाता है? मैंने नोट्स में भी बताया था कि कुछ बेसिक समझ आप में हो, ये मानकर चला जा रहा है कि आप भाषा को समझते हो, विषय हल्का फुल्का आपके पास बेसिक नॉलेज है, कुछ बेसिक क्षमता है, तभी संप्रेषण हो पाएगा। इसका मतलब है बोध क्षमता आप में होगी ना बेसिक, तभी संप्रेषण होगा। अब उदासीनता, हम ये मान लेंगे कि आप उदासीन हो, मेरी बात को सुनने के लिए न्यूट्रल हो, कहते ना ठंडा पड़ रहे होते तो थे पच में कहीं संप्रेषण करती हूँ। प्रभुत्व, यदि प्रभुत्व जमा दिया है तो वैसे नहीं होगा। तटस्थ, ये कुछ नहीं है साहब। बोध, ये माना जाता है कि आप में कुछ समझ है, तभी हम आपको और समझा सकते हैं। ये स्कूल व्याख्याता नेट परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज है, यश गुरु ऐप पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 60 पेपर इसमें अपलोड हो चुके हैं और ये जो सारे सवाल हमने आपको यहाँ करवाए हैं, ये सभी सवाल इन 60 मॉक टेस्ट से ही लिए गए हैं। तभी आप यहाँ देख पा रहे होगे संख्या वगैरह लिखी हुई आती है। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता किस प्रकृति के होने की होती है? अब देखिए, सूचना, इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेटिवली रिच है, अर्थात जिसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं, ये व्याख्यान हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसकी प्रकृति क्या होगी? सूचना है, इसका मतलब फैक्ट है, इसका मतलब तथ्यात्मक। तथ्य एक सूचना ही तो होते हैं, इंफॉर्मेशन ही तो होते हैं, सीधा सा आंसर है। अब ये हो तभी पाएगा जब इस प्रकार से आप विषय वस्तु में शामिल शब्दावली के अर्थ को समझते हैं। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हर वीडियो 1 घंटे से अधिक का है, एक वीडियो तो 2.5 घंटे का है। 6-7 घंटे की कक्षाएं हो गई हैं। यदि आप बहुत तसल्ली से इन वीडियो को 2-3 बार भी देख लोगे ना, तो ये मेरा मजबूत विश्वास है कि आपकी जो विषय वस्तु के प्रति जो शब्दकोश है वो आपका बढ़ जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हम एजुकेशन मैनेजमेंट को शुरू करेंगे तो कितने सारे नए शब्द, कितने पारिभाषिक शब्द आपको सुनने को मिलेंगे उस निःशुल्क क्लास में। जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं, मौखिक लिए हमने कुछ कहा, अमौखिक कुछ कहा। यहां अमौखिक का मतलब क्या है? अमौखिक का मतलब ये नहीं है सांकेतिक। अमौखिक क्या है? लिखित, जो मौखिक नहीं है, अर्थात लिखित है। अब क्वेश्चन हल करते समय आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि साहब अमौखिक का मतलब है जो मौखिक नहीं है, और लिखित जो है वो मौखिक नहीं है, परस्पर विरोधी है। तो ये कहा जा सकता है कि अधिकांश लोग किस पर विश्वास करेंगे, मौखिक पर या लिखित पर? सोचिए आप। मौखिक पे नहीं साहब, अमौखिक, जो मौखिक नहीं है, अर्थात जो लिखित है उस पर ज्यादा विश्वास होगा, क्योंकि लिखित में कहा गया है साहब, रिटन में दिया गया है। आप किसी कार्यालय में जाते तो कहते हैं ना साहब लिखित में दे दो मुझे। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी शिक्षण संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति, इक्वल स्टेटस में हैं। ये परिस्थिति जो है ना, सेकंड ग्रेड के समाजशास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है,
और ये परिस्थिति आपको अंतर नहीं आ रहे, ये स्थिति का मतलब सिचुएशन नहीं है। आपको लगेगा यार सिचुएशन के आगे जो है उपसर्ग जुड़ गया है तो बहुत अच्छी स्थिति, ऐसा कुछ होगा नहीं साहब। परिस्थिति का मतलब यहाँ स्टेटस है। आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे ना जब परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हिंदी के साथ साथ प्लीज कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए तो उसका इंग्लिश जो क्या ट्रांसलेशन है उसको पढ़िए। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति अधिक उपयुक्त है, प्राय इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। एक शिक्षण संस्थान है, मान लीजिए कि कॉलेज है, कॉलेज की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज में बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब इनके बीच में कोई सूचना पहुंचानी है तो कौन सा संप्रेषण होगा? क्षैतिज संप्रेषण है। यह है क्षैतिज संप्रेषण, क्योंकि समान परिस्थिति के असिस्टेंट प्रोफेसर तक संप्रेषण किया जाना है तो क्या होगा? क्षैतिज संप्रेषण उपयोग में लाया जाएगा, काम में लाया जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय, कक्षा में क्या हो रहा है? विद्यार्थियों को संबोधित किया जा रहा है, विद्यार्थियों को एड्रेस किया जा रहा है। अध्यापक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व को चिन्हित कीजिए। स्थिर भंगिमा, अर्थात आपकी जो भाव भंगिमा है वो स्थिर है, स्टेबल है, एक मूर्ति की तरह है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल या किसी भी प्रकार का कोई भी संवेग आपको देखने को नहीं मिल रहा। क्या यह संप्रेषण को प्रभावशाली बनाएगा? ठीक है गुरु जी, तो यहाँ कहीं समाचार पढ़ो पुराने टाइम वाल दिया या भाटा सा हो गया कि कोई भावभंगिमा ही नहीं है, गलत बात। पुनरावृत्ति विराम, अर्थात रिपीटेशन आप नहीं कर रहे हैं, ये भी विद्यार्थियों को संबोधित करते समय नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों का बार बार रिवीजन किया जाना चाहिए। क्या हुआ था इस तिथि को? गुरुजी 1985 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भी हो लो। इस वर्ष जो फॉरगेटिंग कर्व है, एबिंगहास, उसने फॉरगेटिंग कर्व दिया और ये कहा कि आप आज जो सुन रहे हो उसका केवल 15% आपको याद रहेगा 7 दिन बाद। हरमन एबिंगहास इसका नाम था। पहली बार इन्होंने विस्मरण वक्र दिया। ठीक है, क्या विस्मरण वक्र दिया एबिंगहास ने? हरमन एबिंगहास, शायद यही लिखा जाएगा ए। और बताया कि यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो 1 सप्ताह बाद केवल 15% विषय वस्तु ही आपको याद रहेगी। ये सिद्धांत उन्होंने दिया था 1985 में। अब पुनरावृत्ति को आप रोक नहीं सकते। सानिध्य से बचना गलत, लेकिन वाक स्वराघात परिवर्तन, वॉइस मॉड्यूलेशन का उपयोग एक शिक्षक को विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अपने संबोधन के दौरान करना चाहिए। समझ पा रहे हो किस प्रकार से मैं वॉइस मॉड्यूलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं? यही इसका आंसर है। बड़ा सा लगा दो वह। नेक्स्ट, अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक करो और इस कक्षा में आपको क्या अच्छा लगा इसे कमेंट करके भी बताइए। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करनी है, किसको करनी है? एक अध्यापक को।
प्राधिकारवादी होना, ऑथोरिटेरियन होना, मतलब मैं ही सब कुछ हूं, ये है जंगल और मैं हूं जंगल का शेर, राजा, गलत बात। सुस्थापित भंगिमा अंगीकारकरण करना। सुस्थापित का मतलब है कि जो कहते हैं ना एक मानक हैं, सुस्थापित हैं, वो अलग है। आक्रामक कथन करना गलत। सहयोगी समादेश का प्रयोग करना या सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण करना। आंसर ये होगा कि कक्षा में आप प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हो तो जो सुस्थापित हैं, यहां स्थिर नहीं है, सुस्थापित। सुस्थापित का मतलब है मानक, जो स्टैंडर्ड भंगिमाएं हैं, भाव भंगिमाएं हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन हैं, उनका उपयोग आपको करना चाहिए। अगला, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय कैसा होता है? साहब उपयोगी होता है। एक शिक्षक जब अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थियों को सौंपता है संप्रेषण के माध्यम से, कक्षा में किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो उपयोगी होगा, क्योंकि एक शिक्षक ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने विद्यार्थियों को सौंप दी है, जैसा कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर किससे निर्धारित होगा? संप्रेषक अर्थात मैं, जो संप्रेषण कर रहा है, भेजने वाला, इसका विश्वास का स्तर किससे निर्धारित होगा? अतिशोक्तियों के प्रयोग से नहीं साहब। आवाज स्तर के परिवर्तन में नहीं। अमूर्त धारणाओं के प्रयोग में इधर उधर की काल्पनिक बातें करना जो न दिखती है न उनका आकार है, नहीं साहब। नजर मिलाने से, जब आप अपने विद्यार्थियों के साथ नजर से नजर मिलाकर बात करते हैं तो विश्वास का स्तर स्पष्ट रूप से झलकता है। मुझे याद आ गया, मैं कॉलेज में जब पढ़ता था सुजला महाविद्यालय में, तो जैन विश्व भारती है लाडनू, वहां पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था और उसका विषय था अहिंसा द्वारा ही विश्व शांति संभव है। मैं उसमें छोटा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, घर में ऐसे ही घूमता था नेकर पहन के। तो मेरे घर के ठीक सामने एक दीदी थे जो मेरे से 5-7 साल बड़े थे, वो उस महाविद्यालय में पीएचडी कर रही थी। और संयोग से जब मैं स्पीच देने लगा, वो सामने बैठी थी और बैठे बैठे हंस रही थी और पड़ोसी से बात कर रही थी। तो मुझे ये लगा कि शायद ये बात करिए भाई वो छोरो जो देख भाषण देवा है ना, वो सुजानगढ़ को है वो यहाँ भी यहाँ। मैं उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और वो हंस भी रही थी और उसकी सहेली उसके बाद हंसने लगी। तो मैंने क्या किया, जो वो दीदी थे, उन दीदी की आंख में आंख डालकर भाषण देना शुरू कर दिया। भाषण तो याद किया हुआ था। अब उन्होंने 2-4-5 सेकंड तो देखा, फिर वो खुद असहज सी हो गई और शांत हो गई। और उस प्रतियोगिता में मैंने प्रथम पुरस्कार जीता, वाद विवाद प्रतियोगिता में। तो मुझे लगा कि हाँ, आपका जो ध्यान भंग कर रहा है कभी और उसकी ओर आप तेजी से ध्यान देते हो। और मैंने बस लगभग 1-1.5 मिनट तक वो जो दीदी थे उन्हीं की ओर देखते हुए भाषण देता गया ऐसे उन्हीं की ओर देखते हुए। वो थोड़ी असहज हुई, फिर शांत हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने अपना भाषण कंप्लीट किया। तो कहने का मतलब है, जब आप किसी से नज़र मिलाते हैं तो आप अपनी बात को, विश्वास के स्तर को ऊंचा बढ़ाने की ओर संकेतित करते हैं। 5-10 मिनट की कक्षाएं और हैं, 10-1 मिनट की। लगभग वीडियो हो गया है 1 घंटा 3 मिनट का। कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत, अब देखिए इस विकल्प में, सूचना का एक तरफा अंतरण। जब आप सूचना को बस भेजे ही भेजे जा रहे हो, वहां से कोई भी कुछ भी आपके पास न फीडबैक आ रहा है न उसकी और कोई प्रतिक्रिया आ रही है, तो यह प्रभावी सिद्धांत नहीं है। बाकी तीनों प्रभावी सिद्धांत हैं। श्रोताओं की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से प्रभावी होगा। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रेषित करता है। बहुत सारे रिसीवर हैं और उनको सूचना एक साथ भेजी जा रही है, वो है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। ये सुजस टेस्ट सीरीज
हमने शुरू की है, जिसमें सुजस मासिक पत्रिका 12 माह की, जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। सुजस ई बुलेटिन जो डेली प्रकाशित होता है, वो बजट 2022-23 किसका? राजस्थान का, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। इनमें से जितने भी सवाल बनेंगे, अनलिमिटेड सवाल आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और 3 टेस्ट सीरीज और हैं, ये अमृत अभ्यास वाली, इनको भी आप देख सकते हैं। आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं। यहां आत्मा से नहीं हो रही है बात, खुद से, आत्माओं से हो रही है, अर्थात बहुत सारे लोग हैं, पूर्वजों से बात करना। अब देखिए, इंटरपर्सनल, INTER, इंटरपर्सनल का मतलब हो गया अंतर व्यक्तिक संवाद। जब आप बहुत सारे व्यक्तियों के साथ संवाद करते हो, वो होता है, तो ये नहीं है। इंट्रापर्सनल, INTRA, इंट्रापर्सनल मतलब खुद से संवाद करते हो, ये भी नहीं है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कहते हैं ना, जैसे आप मेरे सामने हो, कभी आपका सुजानगढ़ आना हो, आपसे मिलना हो, तो हम फेस टू फेस आपसे बात कर रहे हैं, ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा? ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। जब आपका मतलब आपको लगता है कि मैं अपनी आत्माओं से बात कर रहा हूं, पूर्वजों से बात कर रहा हूं, हालांकि मेरा तो ऐसा अनुभव है नहीं अब तक के जीवन का, तो हो सकता है आत्मा या पूर्वजों से बात हो जाए। ये भी हो सकता है कि आत्मा और पूर्वजों से कोई बात नहीं होती, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हाँ, मैंने आत्मा या पूर्वजों से अब तक बात नहीं की है, मैं ये कह सकता हूं, और इसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। सवाल पूछा जा सकता है ऐसा परीक्षा में। अगला सवाल, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण, खुद के साथ ही संप्रेषण, ये होता है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रा INTRA, अंतः, इंट्रा, अंतर। अगला क्वेश्चन हो गया, लोक संचार सहज हो जाता है। आप लोक संचार कर रहे हो, वो सहज सरल कब हो जाता है? ज्यादा जटिल संरचना के अंदर, गलत। ज्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, गलत। ज्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, गलत। लोक संचार सहज होता है औपचारिक संचार के अंदर, जहां कुछ तय नियम हो, मानक हो। और ये है आज का अंतिम सवाल, प्रभावपूर्ण संचार को कैसा सहायक वातावरण चाहिए? इंपैक्टफुल कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना चाहते हैं, आप संदेश भेजने वाले हैं, संदेश प्राप्तकर्ता को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना चाहते हैं, किस प्रकार का वातावरण चाहिए? आर्थिक नहीं साहब, जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाऊंगा। नहीं, किसी भी विषय वस्तु को अच्छे से रखने के लिए आपको उसका ज्ञान, उसको सरल और प्रभावी तरीके से रखना, और जो सुनने वाला है उसकी किस प्रकार की मानसिक मनोवृत्ति और मानसिक स्तर है, यह ध्यान रखना जरूरी है। राजनीतिक वातावरण, अरे भैया बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार है, या अन्य किसी पार्टी की सरकार है, इससे कहाँ फर्क पड़ता है कि आप किस प्रकार से प्रभावी संचार करोगे। बहुसांस्कृतिक वातावरण, अब इसको समझिए, जब बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ रहती हों तो वहां पर प्रभावी संचार करने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हर संस्कृति की किसी भी विषय वस्तु को समझने की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, एक ट्रेंड होता है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग समझ होती है, तो वहां पर आपको कोई बात समझानी है तो उस संस्कृति को समझकर ही समझानी होगी। लेकिन सामाजिक वातावरण जो है
वो प्रभावपूर्ण संचार में सहायता करता है। ये है आपकी आज की कक्षा जो कंप्लीट हुई। इस प्रकार से ये मैराथन वीडियो 4 था। अब तक 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और 4 वीडियो में लगभग 7 घंटे का शिक्षण टीचिंग आपको करवाया गया है। हमारा यह शिक्षण विषय वस्तु को प्रस्तुत करना आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अभिप्रेरित करता है। धन्यवाद।